हेलो गाइज। रेसवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बहुत दिन बाद आप लोगों की लाइव क्लासेज भी स्टार्ट मैंने कर दिया है। बहुत लोगों की शिकायत थी कि सर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, लाइव क्लास ले नहीं रहे हैं। अब बात ये थी बाबू लाइव क्लास में कि थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए लाइव क्लास थोड़ी कम हो पा रही थी। ठीक है, चलिए क्या पढ़ा रहे थे हम? BW। ध्यान दीजिए, पहले ये तो जान लीजिए हम पढ़ा क्या रहे हैं। देखिए, आपको BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या अभी जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने क्या बताया, पहले ये जान लीजिए थोड़ा बहुत। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फैराडे का नियम क्या होता है। उसमें ये बताए थे कि फैराडे का नियम क्या होता है, बताया गया था। तो मैं थोड़ा हिंट भी दे दूं। फैराडे का नियम कि जब किसी कॉइल से गुजरने वाले या फिर किसी कंडक्टर से पार होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यह उसका प्रथम नियम था। प्रथम नियम क्या था भाई? अगर बोला जाए तो जो प्रथम नियम है वह क्या था कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होता है, मतलब ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, और द्वितीय नियम क्या कहता है भाई? द्वितीय नियम हमारा फैराडे का क्या कहता है कि जो यह हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब फ्लक्स में परिवर्तन तभी तो होगा जब वो चेंज करेगा। ठीक, तो फ्लक्स में दर के परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती। आई इक्वल टू करते थे तो आता था एन, आई इंटू आता था डी फाई बाई डी टी, और लेंज साहब आके यहाँ माइनस लगा दिए थे, बताए थे कैसे। जिसके वजह से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो माइनस साइन जो यहाँ पे आया था वो किसके वजह से आया था बाबू? वो आया था लेंज की वजह से, लेंज के कारण। अब माइनस साइन हमेशा नहीं लगाएंगे, बस वो साइन डिनोट करता है, जो साइन वहां पर है बस वो डिनोट करता है कि यहाँ पर विरोध कर रहा है, और कुछ नहीं है। उसके लिए ज्यादा अगर न्यूमेरिकल में क्या आएगा तो माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगा भी सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं होती है उसकी। ओके, चलिए इतना तो पढ़ा दिए थे BW में। फिर आपको हम इसके बाद बताए थे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये सब पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं। जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो दो प्रकार के थे। एक था हमारा डायनेमिक और एक था हमारा कौन सा? स्टैटिक ईएमएफ। नाम क्या बताओ? डायनेमिक हम किसको बोले थे? डायनेमिक हम उसको बोले थे कि मान लो जैसे कि रोटर, जैसे कि क्या बोले थे, ईएमएफ कैसे उत्पन्न हो सकता है भाई? ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए या तो फ्लक्स का या फिर कंडक्टर का, दोनों में से किसी एक का मोशन होना जरूरी है। तो जब दोनों में से कोई एक मोशन हो, फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर अगर उसमें से फ्लक्स परिवर्तन के लिए मैग्नेट या कंडक्टर में से कोई मूव करे तो ईएमएफ डायनेमिक उत्पन्न होगा, और कोई ना मूव करे तो स्टैटिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। स्टैटिक ईएमएफ के लिए जरूरी है एसी का होना, सप्लाई एसी देना जरूरी है। ओके, अब स्टैटिक ईएमएफ कितने प्रकार के लिखवाए थे? दो प्रकार के, याद कीजिए कौन कौन। एक लिखवाए थे सेल्फ, एक लिखवाए थे म्यूचुअल। सेल्फ मतलब स्वयं वाला, स्वप्रेरित, और म्यूचुअल मतलब क्या होता है? अन्योन्य। ठीक है, सेल्फ और म्यूचुअल दो लिखवा दिए थे। सेल्फ लिखवाए थे और म्यूचुअल लिखवाए थे। अब देखिए सेल्फ ईएमएफ का मान कितना आया था, जरा याद कीजिए। सेल्फ ईएमएफ का मान आया था L इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी। और म्यूचुअल ईएमएफ का मान कितना आया था? इजकल टू एम आई इंटू डी आई बाई डी टी। याद रखेंगे ये म्यूचुअल ईएमएफ है और ये कौन सा है? सेल्फ ईएमएफ है। सेल्फ इंडक्टेंस का मान कितना आया था? ऐसा पढ़ा रखे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का मान L इजकल टू कितना आया था? एन फाई बाई आई आया था। और M इजकल टू कितना आया था? M इजकल टू आया था एन टू फाई वन अबाई। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में मैंने इतने चीजों को कवर कर दिया था। ठीक, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा इसमें सेल्फ ईएमएफ म्यूचुअल ईएमएफ कुछ अलग से कंडीशन के लिए। तो इतना पढ़ा दिए थे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इतना सब चीजें पढ़ा दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे किसी परिनालिका के लिए, सोलेनॉइड के लिए। अगर हमारे पास कोई परिनालिका है, कोई परिनालिका है, परिनालिका के लिए हम निकालेंगे एल और एम। एल को क्या बोलते हैं बताइए? एल को हम क्या बोलते हैं? ये शायद आपको बता भी चुके हैं लेकिन फिर भी बताइए एल को हम क्या बोलते हैं?
अगर आपसे कहा जाए एल क्या चीज है, तो एल क्या है बाबू? एल को हम बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस, चाहे इंडक्टिव कॉफिशिएंट, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। और वहीं एम क्या होता है? जो एम लिखे हैं, एम को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक था, इसको बोलते हैं म्यूचुअल, ठीक है, इंडक्टिव कॉफिशिएंट, इंडक्टिव चाहे इंडक्टेंस कॉफिशिएंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अन्योन्य, मतलब किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये आपको बता चुके हैं इसके बारे में। दोनों की वैल्यू कितनी आई थी पहले लिख लेते हैं। L इक्वल टू आया था n फाइव बाई आई आया था, और m इक्वल टू कितना आया था बाबू? m आया था n2 फाइव वन, अब आई कितना आया था? i1। ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर लिखे क्यों है, आइए देखते हैं। परिनालिका के लिए जैसे क्या होता है, इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो लड़के गलती कर देते हैं, और कहां गलती करते हैं देख लीजिए। अब जैसे जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक चीज आपको दिख रहा होगा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे हम कर दे रहे हैं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन कर दिए हम, अब क्वेश्चन ये कर दिए कि किसी सर्किट के लिए अगर फ्लक्स का मान, सॉरी फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स ले लीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स का मान 2 गुना बढ़ जाए तो एल कितना बढ़ेगा? तो यहां से आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अगर एन का मान 2 टाइम्स हो जाए तो एल का मान कितना टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा कि केवल एल रहेगा? सॉरी 2 टाइम्स मतलब 2l होगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एल का मान कितना गुना हो जाएगा, एल का मान कितना टाइम्स हो जाएगा। तो आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा कि देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ये कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देता है। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिखे हैं ना परिनालिका के लिए, सोलेनॉइड के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पर एक कोर लिया, हमने ऐसे एक कोर लिया और इस कोर पर मैंने बाइंडिंग कर दिया, इस कोर पर मैंने बाइंडिंग कर दिया, पूरा दिखा रहे हैं ऐसे, और यहां से मैंने उसमें सप्लाई दिया। एसी दीजिए यहां से, ठीक है, मैंने वहां से सप्लाई दे रखा है। अगर मान लीजिए कि इसका एल लिखूं तो एल कितना लिख सकते हैं? एल इक्वल टू लिखेंगे एन पाई बाई आई, कितना लिखेंगे? जहां एन क्या है बाबू? एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स है। एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या है। और फाई क्या है? फाई है जनरेटेड फ्लक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। जनरेटेड फ्लक्स कितना है? फाई है। अगर मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो एल है, मेटल की परमेबिलिटी म्यू है, और इसका एरिया जो है यहां से यहां तक वो ए है, तो बताओ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? एस इक्वल टू है क्या? रिलक्टेंस। एस इक्वल टू रिलक्टेंस, ठीक है। अब देखो, अच्छा एल क्या है? एल क्या है बाबू? सेल्फ कॉफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्टिव कॉफिशिएंट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सेल्फ कॉफिशिएंट, सेल्फ कॉफिशिएंट। अब देखो ये बताओ यहां से फाई कितना आएगा? अगर मैं यहां से फाई को लिखना चाहूं तो फाई कितना आता है? फाई इक्वल टू आता है एन आई बाई एस। ये आपको पढ़ाए थे मैग्नेटिक सर्किट में। एन आई बाई कितना होता है? यस। कुछ करना नहीं है, यहां से समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और कुछ करना नहीं है। समीकरण नंबर 1 में देखो, जो यहां पर समीकरण नंबर 1 आया है यहां पर, तो समीकरण नंबर 1 में फाई का मान रख दो, चाहे समीकरण 2 का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, अगर उसमें तुम फाई का मान रख दे रहे हो तो देखो क्या आ जाएगा। एल इक्वल टू कितना है बाबू? एन फाई बाई आई है, इक्वल टू एन फाई का मान बताओ कितना है? फाई का मान देखो यहां से एन आई बाई एस, तो हो जाएगा फाई का मान, अच्छा एन बाई आई अलग लिख लो,
और फाई का मान एन आई, अब आई कितना हो जाएगा, यस। अब देखो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, और एल इक्वल टू कितना आ गया, एन स्क्वायर, अब आई कितना आ गया, यस। अच्छा हो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर डिवाइड बाई, यस का मान होता है एल बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, ये ऊपर चला जाएगा तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। यह जो फार्मूला आया हुआ है ये भी सेल्फ इंडक्टिव कॉफिशिएंट का फार्मूला होता है। अब यहां से देखो नंबर ऑफ टर्म्स 2 गुना बढ़ाओगे तो एल कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आते हैं। अब तुम लोग क्या करते हो, बस ये पढ़ लेते हो, इसी पे बॉल खत्म। इसमें भी आ सकता है सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो ऐसे आप इसको फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर ए बटा कितना आ जाएगा, एल, इतना आ जाएंगे। ओके, तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि ऐसे परिनालिका के लिए एल का मान निकालेंगे। ओके, एल का मान ऐसे निकालिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए यही चीज म्यूचुअल के लिए दी जाए तो कैसे निकालेंगे, सपोज दैट। अब यही चीज म्यूचुअल के लिए आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, जरा उसको देखिए। अब हम निकालेंगे परिनालिका के लिए, कोई हमारे पास अभी भी परिनालिका है, ठीक है। और परिनालिका के लिए हमको फाइंड क्या करना है, एम फाइंड करना है, एम कितना होगा। तो वही चीज देखो, अगर एम बराबर कितना होता है, एम बराबर एन फाई एन टू फाई वन अब बटा कितना होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा मान लो, फर्स्ट मान लो, एन टू फाई वन अब बटा कितना लिख लेना, आई वन लिख लेना, ठीक है। जहां इसमें भी लिख देना, जहां एन टू क्या है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, अरे जो सेकेंडरी यूज किए थे, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या। और I1 किसकी है, I1 धारा कौन सी है, प्राइमरी धारा। I1 कौन सी धारा है, प्राइमरी धारा। और फाई क्या है भाई, फाई किसका फ्लक्स है, प्राइमरी फ्लक्स है। चलो इतना मान सकते हो। अब उसी तरह वहां कोर हो, वहां भी एरिया ए हो, ए इज द कोर का एरिया। अरे म्यूचुअल इंडक्शन बताया नहीं थे तुम लोगों को, म्यूचुअल इंडक्शन याद करो, तुम लोग को ऐसा एक सर्किट बनाए थे, ऐसा ऐसे सर्किट एक बनाए होंगे, ठीक है। और इसमें 2 वाइंडिंग कर दिए होंगे, एक वाइंडिंग इस साइड से किए थे और एक वाइंडिंग इस साइड से किए थे, ठीक है। इसको प्राइमरी बोल रहे थे, उसको सेकेंडरी। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2। इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको मैंने क्या नाम दिया था, I1। और जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो इसमें जाएगा, उसको हम क्या बोले थे, φ1। वही फ्लक्स इसमें से होकर अपना सर्किट पूरा करेगा। तो मैंने नहीं कहा था, इसी का तो है, N2 में φ1 फ्लक्स तो N2 φ बटा I1 हो जाएगा, क्योंकि इसी धारा की वजह से, इसी फ्लक्स की वजह से उसमें EMF उत्पन्न होगा, ठीक है। M का मान इतना था, ये बता चुके थे। ए इज द एरिया, मान लो इस कोर का जो एरिया है यहां से यहां तक वो कितना है, ये है। फ्लक्स जिस लेंथ में घूम रहा है उसकी लंबाई कितना है, L है। तो बताओ M का मान इतना है, तो यहां पर जो φ1 का मान होगा वो कितना होगा, φ1 वही Ni बाई यस, Ni बाई यस। यहां पर हो जाएगा φ1 है N1 I1, यस नहीं, यस दोनों के लिए बराबर, इस कोर के लिए, इस कोर के लिए, दोनों बॉन्डिंग एक ही पर किया गया ना, दोनों का यस बराबर होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर कौन सा, 2। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही काम, इसका मान उसमें रख दीजिए। अब लिखेंगे वही चीज जो इसमें किए थे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में, इसमें जैसे अभी नहीं किए थे सेल्फ इंडक्टेंस वाला, सेम टू सेम इसको भी कर दो, ज्यादा वो नहीं है। अब समीकरण 1 में क्या करोगे तुम, समीकरण 1 में φ1 का मान रखने पर, φ1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में φ1 का मान रख दो, दो कितना आएगा, तो n यहां पर समीकरण 1 है, m इक्वल टू कितना आया बाबू, m इक्वल टू आया है N2 φ1 अब I1। देखो यही तो आया था समीकरण 1 में। अब इसमें तुम मान रख दो किसका,
इस भाई साहब का फाई वन का। तो मान रखोगे तो देखो N2 बटा फाई वन अलग हो जाएगा, और फाई वन का मान कितना लिख सकते हो, देख लो फाई वन है तो वन वन से लिखना, तो हो जाएगा N1 I1 बटा यस। ठीक है, अब वाई वन से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब m का मान यहां से देखो कितना आ गया, m का मान आ जाएगा N2 N1 बाई यस। या तो इतना भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा चाहे तुम यस का मान लिख दो, तो यस का मान कितना हो जाएगा, तो यहां पे m बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं N2 N1 डिवाइड बाई N2 N1 बाई एस। एस का मान कितना है, L बाई म्यू जीरो म्यू आर N2 A। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर N2 N1 म्यू जीरो ऊपर चला जाएगा, म्यू आर ऊपर चला जाएगा, इंटू ए डिवाइड बाई एल, इतना आ जाएगा। ओके तो देखो फार्मूला तो दोनों का सेम आया हुआ है, पिछली बार एन स्क्वायर आया था, इसमें एन वन इंटू एन टू आ गया है। अगर मान लो कि एन वन एन टू एक ही चीज हो, मतलब एक ही बाइंडिंग हो, तो एक ही बाइंडिंग होगा तो एन इंटू एन एन स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, इसमें तुम लिख भी सकते हो माना, माना एक ही बाइंडिंग हो, एक ही क्वाइल हो, जब एक ही क्वाइल होगा तो मैं लिख सकता हूं N1 इजकल टू N2 बराबर N, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, तो यहां पर M का मान कितना आ जाएगा, अगर दोनों एक के बराबर हो, माना एक ही क्वाइल हो, तो वहां पर M नहीं आएगा, S सॉरी L आएगा, M नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर तब L आ जाएगा, तो वही N स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है चलो, अच्छा मान लो एक ही कॉइल नहीं, इतना मान सकते हो तुम, इतना मान लो कि N1 इजकल टू N2 इजकल टू कितना हो, N1 इजकल टू N2 इजकल टू N हो, मतलब दोनों कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हो, तो उस कंडीशन में M कितना आ जाएगा, N इंटू N इंटू म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए बाई एल, या फिर M इजकल टू कितना आ जाएगा, N स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाई, ये भी फार्मूला आ सकता है, ऐसा नहीं कि वही फार्मूला सिर्फ बनेगा, तो ये भी फार्मूला इसमें बन सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए परिणालिका के लिए कैसे आप इसको लिखेंगे। ओके, सेल्फ और म्यूचुअल के लिए इस टाइप से सॉल्व करेंगे, याद रहेगा। एम इतना आएगा, एल बताए कैसे आएगा, इफ सोलेनॉइड के लिए होता है। तो दो फार्मूले आपको हम बता दिए हैं, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल से तुम लोग कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। देखो अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, चलो ये लेते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दिया है कि एक डिस्च धारा जनरेटर की क्षेत्र कुंडली, एक डीसी जनरेटर है, उसमें जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है, वही दे रखा है कि एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का टर्न्स की संख्या 960 है, कह रहा है कि क्षेत्र कुंडली 960 टर्न से कुंडलित किया गया है, मतलब उसमें टर्न्स दिया हुआ है। तो पहले लिख लो यहां पर एन कितना दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन दे रखा है 960, 960 दे रखा है। ठीक है, एन दिया है 960 टन, तथा इसका प्रतिरोध 50 ओम है। इसका प्रतिरोध मतलब दिया है, आर दिया है, इसमें कितने ओम का है, 50 ओम का है। पर जब कुंडली को 230 वोल्ट से उत्तेजित किया जाता है, V इक्वल टू दिया है 230 वोल्ट से उत्तेजित किया जाता है, तो कुंडली में इतने वेबर का फ्लक्स ग्रंथित होता है। 5 ही दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना भाई 0.005 वेबर दे रखा है।
ठीक है। जो देखो न्यूमेरिकल करते समय जो न्यूमेरिकल अगर कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए, अब फिर देखिए हमको पता क्या करना है, अब फिर उस पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखिए कितना दिया हुआ है पूरा पसीना पसीना आदमी हो जा। देखो ध्यान दो, कह रहा है कि कुंडली में इतना वेबर का फ्लक्स ग्रंथित है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व मतलब आपको एल निकालना है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए और यू ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले क्या क्या दिया है ये जान लो और हमको क्या ज्ञात करना है। पहले एल देखो, एल इजक्वल टू होता कितना है पहले ये बताओ। एल इजक्वल टू होता है एन फाई ठीक है, एल इजक्वल टू होता है एन फाई बाई कितना होता है आई, यही तो होता है। अब देखो एन फाई बाई आई होता है, अब हमको एन पता है और फाई पता है, क्या नहीं पता उसमें, आई नहीं पता है, तो आई निकाल लेंगे, आई इजक्वल टू कितना हो जाएगा वी बाई आर, वी बाई आर से निकाल लेंगे, वी दिया है आर दिया है तो क्या उसमें नहीं निकल जाएगा, बताओ। तो वी बाई आर से कितना तुम्हारा फाइंड हो जाएगा, तो देखो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230 और आर कितना दिया हुआ है 50, डिवाइड कर दो आ जाएगा, देखो कितना आएगा, यहां से तुम डिवाइड कर लो इसको, देखो एन कितना दिया है बताओ बाबू, एन कितना दिया है यहां पर 960, तो 960 रख दो, और फाई कितना दिया है 5, इसको इस 5 गुणा 10 पे घात माइनस 3 लिख लो, अच्छा 0.005 लिख लो चलो, और आई कितना दिया है, आई निकालना पड़ेगा तुमको, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, वी का मान दिया हुआ है शायद, वी का मान दिया है 230, 230 और आर का मान देखो कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया है 50, ठीक है, कितना आ जाएगा बाबू 23/5, ओके। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, इतना बटा हो जाएगा 23 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, तो यहां से एल कितना आ जाएगा, यही निकाल लो, तो यही निकाल लो, यहां से एल इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो 960 गुणे 5 गुणे 10 पे घात माइनस 3 में कर दे रहा हूं इसको, और इंटू कितना हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ओके इतना आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट, अपने अपने आप से लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 1.04 हेनरी, इतना हेनरी आ जाएगा। एल का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। एल निकल गया, अब देखो क्या निकालना है यू, तो यू इक्वल टू कितना होता है 1/2 एल आई स्क्वायर, तो देखो एल तुम्हारे पास फाइंड हो गया, 1/2 कर लो, एल का वन कितना निकाल लिए हो तुम 1.04, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 04, और आई कितना निकाल लिए हो 23/5, तो आई हो जाएगा 23/5 का होल स्क्वायर, इतना कर लेना, ठीक। एल आ रहा है गलत आ रहा है क्या एल, एल आएगा 1.05, 1.04 सही है, उतना ही वही बात हुआ, इतना ही आएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए खुद से, ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा 11.04, अब इसको सॉल्व करिएगा यार, इतना टफ नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर उठाइएगा और वहां से सॉल्व करिएगा, इतना आएगा जूल, ठीक है, इतना जूल आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल एक हो जाएगा आपका। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन दे तो पहले जो डाटा दिया उसको लिखिए, फिर देखिए क्या पता करना है और क्या क्या हमारे पास है उसके अनुसार उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऐसे आंसर उसका आ जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए ये वाला देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किसी विद्युत चुंबक की उत्तेजन कुंडली में, वही मतलब कॉइल है जिसमें 100 टन है, तो एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है 100 टन, चलिए 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई इक्वल टू कितना दिया है 2 एम्पियर, तो इतना फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो फाई इक्वल टू दे रखा है, फाई कितना दे रखा है 0.01, या फिर मैं लिख दे रहा हूं 1 × 10⁻², इतना वेबर दे रखा है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, एल ज्ञात करिए, फिर कह रहा है कि संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है,
तो पहले से 2 एम्पियर दे रखा है, फिर क्यों दे रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम यू भी निकालेंगे, यू कितना इसमें होगा। तो फाइंड हो जाएगा इस क्वेश्चन को। एल इजक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू? एन फाइव बाई आई। एन का मान दे रखा है कितना? 100। फाइव का मान कितना दे रखा है बाबू? 2, सॉरी देखो, हाँ फाइव का मान कितना दे रखा है? 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻²। और आई का मान कितना दे रखा है? 2। ये कट जाएगा शायद, 50 आ जाएगा, क्यों? और यहां से आ जाएगा कितना? 50 गुणे 10 पे घात -2, या फिर 0.5 हेनरी। ठीक है, इतना हेनरी आ जाएगा आंसर। ठीक, 0.5 हेनरी आ जाएगा। तो यू एल निकल गया तो तुम्हारा यू भी तो निकल जाएगा। अरे एल निकल गया तो यू कितना हो जाएगा? 1/2 और एल आई स्क्वायर। तो 1/2 देख लो, 1/2। एल का मान देखो निकाल, यहां से दिया हुआ है, अभी निकाले हैं। 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहां से 1 2 2 से कट जाएगा, 0.5 गुणा आ जाएगा 2, 2 पचे 10, दैट मीन 1.0 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा टफ नहीं बनता है। न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे आएंगे। देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा, तो देखो जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना ना, तो पहले डाटा लिख लेना, क्या क्या दिया हुआ है। डाटा लिखने के बाद क्वेश्चन पे जाया करो। डाटा लिख लो, अब फिर देखो क्या दिया है और क्या पता करना है, तब तुम लोग के आंसर जल्दी आ जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आसानी से हो जाने चाहिए। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को कोई छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को कोई छोड़ के नहीं जाएगा। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखिए चर्चा क्या है, थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, चर्चा तो हम करेंगे। चर्चा 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 इसी पे करेंगे अब। ठीक है, अब देखिए चर्चा हमारा क्या है, थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन पे हम थोड़ा सा और काम करेंगे। एग्जाम में है कपलिंग फैक्टर, तो उसी को बताने जा रहे हैं। ठीक, उसी को बताएंगे, थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा और इंटरनली चलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक ऐसे, ध्यान देना, ऐसे एक करोड़ था। ओके, ऐसे एक करोड़ था, मैंने कहा इस पर एक बाइंडिंग कर दो। आप इस पर एक बाइंडिंग कर दो, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, उससे हमको मतलब अभी नहीं है। अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसके हिसाब से हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपकी मर्जी जितना नंबर ऑफ टर्न्स लपेटिए, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिक्स कर देंगे। यहां पर लोड लगा दीजिए। जरा ध्यान देना एक चीज, देखो क्या हुआ, हमने मान लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n1 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n2 है। ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है। हुआ क्या, जब इसमें तुम धारा दिए, इसके प्राइमरी बाइंडिंग में जब इसमें तुम धारा दिए, देखो जब इसमें तुम धारा दिए, करंट दिए ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे I1। जब इसमें करंट जाएगा तो एक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। यह क्या उत्पन्न करेगा? एक फ्लक्स उत्पन्न किया, और ये फ्लक्स यहां से होते हुए, ये फ्लक्स यहां से होते हुए ऐसे अपना सर्किट पूरा कर रहा है। इस फ्लक्स को मैंने नाम दिया है कौन सा? φ1। क्या नाम दिया बाबू? φ1 फ्लक्स दिया हुआ है। ओके, तो जब वो सेकेंडरी में जाएगा, जब इसमें आएगा वो, तो क्या उत्पन्न करेगा? एक ईएमएफ उत्पन्न करेगा। इसमें भी उत्पन्न करेगा, उसको सेल्फ बोलेंगे, लेकिन हमको सेल्फ से मतलब नहीं है, मेन मतलब है म्यूचुअल से। ओके, जब वो इसमें जाएगा तो एक ईएमएफ उत्पन्न करेगा। ओके, लेकिन बात यहां पे आ रही है, जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न करेगा, एक इसमें म्यूचुअल इंडक्शन काम करेगा, उस म्यूचुअल इंडक्शन का मान कितना होता है? M इक्वल टू, बताओ, N2
फाई 1 अब बटा कितना होता है फाई 1, ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या यहां पे क्रिएट हुआ कि जहां प्रॉब्लम नाम लिए तुम लोग का दिमाग खराब। प्रॉब्लम हमारा ये क्रिएट हुआ कि यहां जो N1 में जो धारा I1 फ्लो हुआ तो इसमें उत्पन्न किया मान लो 100 फ्लक्स। कितना फ्लक्स 100। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लक्स होंगे जो यहीं से अपना सर्किट पूरा कर लेंगे, कुछ ऐसे ही फ्लक्स होंगे जो यहीं से अपना सर्किट पूरा कर लेंगे। अब ये फ्लक्स इसमें जाएंगे नहीं, इसका मतलब 10 फ्लक्स ऐसे पूरा हो गए, तो क्या उधर सभी के सभी फ्लक्स जा पाएंगे? नहीं। अगर इसने 100 उत्पन्न किया था तो इधर जाने वाले जो फ्लक्स होंगे वो 100 से कम होंगे, कुछ फ्लक्स हमारे लीकेज हो जाएंगे, क्षरण हो जाएंगे। बताए थे इसके बारे में। तो पूरा का पूरा फ्लक्स तो जा नहीं रहा है, तो मैं यहां पर पूरा का पूरा फ्लक्स क्यों लिखा? बताओ, जब मैं यहां पर पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें नहीं आ रहा है तो क्या पूरे फ्लक्स से, क्या पूरे फ्लक्स से इसे म्यूचुअल इंडक्शन होगा? नहीं होगा। 90 आएंगे तो 90 होगा, 100 उत्पन्न किया 90 पहुंचा तो 90 का वैसे होगा और वैसे नहीं होगा। यही बात समझ में? तो मैंने मान लिया कि इसने उत्पन्न किया फाई 1, इसने उत्पन्न कितना किया था फ्लक्स टोटल फाई 1, लेकिन जाने वाला फ्लक्स है वह K1 फाई 1 है, मतलब K टाइम्स फ्लक्स जाएगा और K का मान रहेगा 1 से कम, 0.9 0.8 कुछ भी हो सकता है। अरे 1 रहेगा तो मतलब पूरा का पूरा चला गया, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब 1 तो फाई 1 पूरा का पूरा फ्लक्स चला गया। जी नहीं, पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब जो अब M का आप फार्मूला लिखेंगे वह लिखेंगे यहां पर K1, मतलब इधर कितना फ्लक्स जा रहा है K1 फाई 1, तो वही मैंने K1 फाई 1 लिख रखा है। M का मान कितना लिखेंगे N2 इंटू K1 फाई 1। थोड़ा सा इंटरनली चल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कपलिंग फैक्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा। M का मान इतना होगा, पूरा फ्लक्स नहीं जाता है उसमें, कंफर्म है इतना? ठीक, तो याद रखना उसको हम लिखेंगे कितना K1 फाई 1। चलो अब थोड़ा और एक और प्रॉब्लम आ गया। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें, एक और प्रॉब्लम इसमें ये आ गया। जरा देखो हुआ क्या था कि जब इसमें धारा, जब ये फ्लक्स इसमें गया था तो इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न किया और इसमें एक धारा उत्पन्न कर दिया। कितना? I2। कौन धारा उत्पन्न हो गया? I2। जब उसमें धारा उत्पन्न होगा, देखो जब इसमें कोई धारा उत्पन्न होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये भी अपना खुद का एक फ्लक्स उत्पन्न कर लेगा। अभी तो भाई ये फ्लक्स जा रहा था, धारा उत्पन्न हुआ तो ये अपना एक फ्लक्स उत्पन्न करेंगे। ये फ्लक्स अब इस रास्ते से होते हुए इसमें जाएंगे। अब इसमें जब जाएंगे, इसमें जब जाएंगे वो फ्लक्स तो इधर जो हमारा फ्लक्स जा रहा है वो होना चाहिए कितना? I2। लेकिन वही बतिया, कुछ फ्लक्स यहीं से अपना सर्किट पूरा कर लेंगे, कुछ यहीं से सर्किट पूरा कर लेंगे, और टोटल नहीं जाएगा। तो इसको लिखेंगे कितना जा रहा है K2 फाई 2। तो अब बताओ, इस भाई साहब की वजह से, इस भाई साहब की वजह से इधर का जो म्यूचुअल था इतना था, इस भाई साहब का फ्लक्स जब इसमें आएगा तो इसमें म्यूचुअल करेगा तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसका M कितना हो जाएगा? तो उसके M को हम लिखेंगे कितना? M मतलब N1 नंबर ऑफ टर्न्स, कौन फ्लक्स आ रहा था फाई 2, अब बटा कितना लिखेंगे I2। लेकिन यहां पर हम लिखेंगे अब क्या K2 फाई 2। ओके, यहां पर लिखेगा K2 फाई 2, मतलब जो फ्लक्स इसमें आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी K2, मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं आ पाएगा, K गुना फ्लक्स आएगा। तो उसको कितना लिखेंगे हम K2 फ्लक्स, मतलब K2 फ्लक्स इसमें से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन जहां होता है ना, जब म्यूचुअल इंडक्शन जहां होता है तो उसमें दो दो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। लोग समझ नहीं पाते इस बात को, वो समझते हैं बस म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। जी नहीं, इसका फ्लक्स उसमें जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न किया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। और जब उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा तो भी अपना धारा उत्पन्न करेगा, अब फ्लक्स उत्पन्न करेगा, और वो फ्लक्स इसमें भेजता है, तो उसके वजह से इसे म्यूचुअल होगा और इसके वजह से उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा। दोनों का अलग अलग सेल्फ भी होगा, क्योंकि स्वयं के फ्लक्स से उत्पन्न होगा, स्वयं के फ्लक्स से उत्पन्न होगा तो एक दोनों में सेल्फ भी होगा और दोनों में म्यूचुअल भी होगा। ओके, कहा सर जी, कहां से कहां ला दिया आप हम लोगों को, कहा का बता रहे हैं? तो देखो बाबू, एक बात याद रखना कि इसकी वजह से उसमें म्यूचुअल होगा और उसके वजह से इसमें म्यूचुअल होगा, और दोनों का सेल्फ तो होना ही है अपने में।
क्योंकि सेल्फ का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू एन फाइव बाई आई। तो देखो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कि नहीं, बिल्कुल है। फ्लक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। धारा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो उनका खुद का एक सेल्फ इंडक्शन होगा। इसमें आ जाओ, जब इसमें फ्लक्स आया, ईएमएफ उत्पन्न हो गया, धारा फ्लो हो गई, अपना खुद का एक फ्लक्स उत्पन्न कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स है ही, मतलब इसमें भी एल होगा। एल उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इस एल को हम बोलेंगे कौन सा, L1। इसमें जो एल होगा उसको क्या बोलेंगे, L2। दोनों में एल होगा, ठीक है। और दोनों में एम होगा, उनकी वजह से इसमें एम होगा और इनकी वजह से इसमें एम होगा, दोनों में एम होता है। ओके, तो दोनों में एल भी काम करेगा। देखो इसमें भी L2, इसमें हमारा L1 काम करेगा, दोनों में एम भी काम करेगा। ओके, तो दोनों में एम भी होता है, दोनों में एल भी होता है। याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन में टोटल फ्लक्स इसमें नहीं आएंगे, कुछ लीकेज हो जाएंगे, तो जो फ्लक्स आएंगे वो कितना गुना आएंगे, के टाइम्स आएंगे। कितना गुना आएंगे, के टाइम्स आएंगे। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, के टाइम्स जो फ्लक्स आएंगे उसको हम बोलेंगे K2 φ2 चाहे K1 φ1 बोलेंगे उसको। तो अब m के फार्मूले में हम इतना चेंजिंग करके रख देंगे। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, अभी तक N2 φ1 वो आइडियल केस था कि पूरा का पूरा फ्लक्स उधर से आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं आता है। कितना आता है बाबू, तो देख लो कितना आता है। पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं आएगा, वो के टाइम्स आएगा। ओके, अच्छा इसमें से के टाइम्स जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया इतनी चीजों में, इतनी चीजों में बस इतना बताया है कि जो आपका एम काम करेगा वो दोनों में काम करेगा। अब पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं आएगा, लीकेज फ्लक्स। भाई बिल्कुल सही बात है यार, मैं ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ा बता आपको भरमा दे रहा है। आप बच्चे हैं थोड़े, छोटे छोटे बच्चे, बड़े हो गए हैं आप, अब बड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक, आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं आते होंगे कि नहीं आते होंगे, तुम लोग तो कभी सोचते भी नहीं होंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा। इसका फ्लक्स इसमें, इसका फ्लक्स उसमें। अब आपको हम बताएंगे कि जो फ्लक्स आ रहे हैं भाई साहब के दोनों के, इसका उसमें गए, उसका इसमें गए, K1 टाइम्स, इसमें K2 टाइम्स, तो हम पता करेंगे कि दोनों को मिलाकर कपलिंग फैक्टर क्या होगा। कपलिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका फ्लक्स इसमें आ रहा है, इसका फ्लक्स में, कपलिंग मतलब दोनों एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, इसलिए कपलिंग, इसलिए इसको निकालेंगे हम कपलिंग फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके लिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा, वो आपको पढ़ाएंगे कल, आज आपके उसकी क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए कपलिंग फैक्टर काम करेगा। कपलिंग फैक्टर का मान देगा K1 और K2 से निकल के आएगा एक K, और उसी K के बारे में यहाँ पर चर्चा होगा, तो उसी को बोलेंगे हम कौन सा फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, या फिर युग्मन गुणांक बोलेंगे। वो कैसे निकालेंगे, बस ज्यादा टफ नहीं है, आसान ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि L1 L2 M और M का जो मान होगा वो K1 टाइम्स होगा। तो कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से फार्मूले, जैसे कि L इक्वल टू कितना होता है बाबू, N फाइव बाई कितना होता है, आई होता है। एक ये याद रख लेंगे, एक इससे काम चलेगा, और एक M इक्वल टू कितना होता है, N फाइव बाई कितना होता है, आई। तो यहाँ पर N2 और φ1 हो जाएगा। या फिर एक और अभी फार्मूला लिखवाए थे इसका, L का फार्मूला याद कीजिए, अभी क्या लिखवाए थे, N स्क्वायर म्यू 0 म्यू आर इंटू ए बाई एल। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं N स्क्वायर बाई एस, इतना भी लिखवाए थे, आप इससे भी लिखेंगे इसको। ठीक है, बहुत से फार्मूले होंगे, एक फार्मूला जरूरत पड़ेगा हमको, इसका जरूरत पड़ेगा और इसका जरूरत पड़ेगा, और सॉरी इसका जरूरत पड़ेगा, ये सब फार्मूले जरूरत पड़ेंगे, और इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए कल के लिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।